एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो आज है 27 जनवरी और आज हम फिर इस करंट अफेयर सेशन को लेके आए हैं जहां पे हम कल यानी कि 26 जनवरी की करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा यूजुअल सीरीज है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स का। तो हम सबसे पहले उससे शुरू करते हैं। तो कल था 26 जनवरी यानी कि हमारे भारत देश का रिपब्लिक डे। तो इंडिया ने मनाया अपना 77th रिपब्लिक डे। ठीक है, कहाँ पे जो हमारे इंडिया का है एक बहुत ही हिस्टोरिक डे है जहां पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो फोर्स में आया था, यानी कि उसको लागू किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि हमारे संविधान को। ठीक है, तो इसका अगर हम बैकग्राउंड के बारे में अगर जाने, हम रिपब्लिक डे की बैकग्राउंड के बारे में जाने तो ये किस इवेंट के ऊपर आधारित है, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए 26 January was chosen to honor the Purna Swaraj Declaration 1929 adopted at the Lahore session of the INC। देखिए पहले क्या हुआ था कि जब हमारा इंडिपेंडेंस की हमारी बात चल रही थी तो हमारा इंडिपेंडेंस पहले डिसाइड किया गया था कि हम 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम ये सिर्फ एक ऑफिशियल था, ये एक हमने डिसाइड किया था जब हमने हमारे इंडिया ने फ्रीडम फाइटर्स ने डिसाइड कर लिया था कि अब हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटिशर्स से। लेकिन फिर ये 15 अगस्त वाला क्या है, तो 15 अगस्त को ऑफिशियली ऑन पेपर ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री को यानी इंडिया को उन्होंने छोड़ दिया था। तो 15 अगस्त को तो अब हमारा इंडिपेंडेंस डे मनता ही है। लेकिन ये जो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन है लाहौर सेशन में, तो देखिए 1929 में एक हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी तो उनका एक सेशन कंडक्ट कराया गया था लाहौर में, जिसको कि हम लाहौर सेशन बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और उसे प्रिसाइड कौन कर रहे थे उस टाइम? उसे प्रिसाइड कर रहे थे जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो इस लाहौर सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे। तो इस लाहौर सेशन में इस दिन को पूर्ण स्वराज के तौर पे इसे डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बन चुका था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी 26 नवंबर तक प्रिपेयर हो चुका था। लेकिन फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी को हम अपना ये एक डेट मानते हैं जिसमें हम इसे फोर्स में लाने वाले हैं, यानी कि 26 जनवरी, क्योंकि इसे हमने पुण्य स्वराज डिक्लेयर किया था तो ये काफी अच्छा दिन है जिसमें कि हम अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लागू करने वाले हैं, हम उसे फोर्स में लाने वाले हैं। तो ये इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड था। चलिए, तो अभी जो कल जो हमारा रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ है हम उसके बारे में हम जानते हैं। तो जो हमारा रिपब्लिक डे है न्यू दिल्ली में इसकी सेलिब्रेशन हुई है। एक्चुअली तो पूरे इंडिया में सेलिब्रेशन हुई है। जो इसका रिपब्लिक डे की जो हाईलाइट होती है वो न्यू दिल्ली के जो कर्तव्य पथ है वहां पर एक 1.5 घंटे की 90 मिनट्स की एक परेड होती है वहां पे, जो कि बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। अब देखिए इस सेलिब्रेशन में हमारे इंडिया ने कुछ चीफ गेस्ट को इनवाइट किया था। अब जानते हैं वो चीफ गेस्ट कहाँ के हैं। देखिए जो हमारे पहले चीफ गेस्ट थे मेनली हमारे यूरोपियन यूनियन से चीफ गेस्ट आए थे। तो पहले जो उनके जो टॉप लीडर्स हो गए, पहले है उर्सुला वॉन डेर लेyen, ये किसके हैं? ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के। और दूसरा जो एंटोनियो कोस्टा है वो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। तो ये दो मेन चीफ गेस्ट को इनवाइट किया गया था हमारे 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे। ठीक है, इस साल की अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, इनको बुलाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो टाइज है, ठीक है, जो उनके बीच का रिलेशन है, पार्टनरशिप है, उसको हम और स्ट्रेंथन कर सके और उसको और हम स्ट्रैटेजिक वे में उसको ले जा सके। जो ये हमारा मेन था, विथ फोकस ऑन कोऑपरेशन इन ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब हम इसकी अगर हम थीम की बात करें तो दो थीम पे हमारी रिपब्लिक डे थी। पहला तो विकसित भारत। विकसित भारत किस साल तक बोला गया है? विकसित भारत हमारा बोला गया है 2047 तक। तो ये हमारा विकसित भारत। और दूसरा भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी कि इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये था हमारा दो मेजर थीम्स इस साल के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का। रिपब्लिक डे क्या है? अडॉप्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1930। ठीक है, तो ये हमने जान लिया रिपब्लिक डे के बारे में। एक जिस्ट में हमने समझा कि रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ही शॉर्ट में हमने समझा और क्या हमारा इवेंट्स हुआ था। देखिए इस दिन
रिपब्लिक डे के परेड में जो मैंने कहा था 1.5 घंटे की एक परेड होती है, तो उसमें क्या है, अलग-अलग स्टेट्स, हमारे अलग-अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और कुछ-कुछ मिनिस्ट्रीज वगैरह की जो है आपकी टेबल्स की प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। कुछ स्टेट्स की प्रेजेंटेशन हो गई, कुछ आपका जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो अपना एक टेबल जो है, टेबल्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो इस जो पूरे रिपब्लिक डे परेड है उसका ये एक हाईलाइट भी माना जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा पहला इवेंट कल का। सेकंड पे अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के साथ साथ हमने मनाया है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। क्या मनाया है हमने? इंटरनेशनल कस्टम्स डे, जिसको कि उसका एक फिक्स डेट है, एनुअली हम इसको 26 जनवरी को ही मनाते हैं। क्यों? अपने जो कस्टम सर्विसेज है, कस्टम जो हमारे ऑफिशियल्स है, जो जितने भी हमारे कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या काम करते हैं, हमारे मेनली आप देखेंगे जो फॉरेन से मेनली जो स्मगलिंग वगैरह होती है ना, तो उसको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने का जो हाथ होता है, किनका होता है? ये होता है हमारे कस्टम ऑफिसर्स का। तो उनके इम्पोर्टेंस को और समझाने के लिए, उनको सिग्निफिकेंटली दिखाने के लिए कि उनका क्या रोल है कस्टम ऑफिशियल्स का हमारे कंट्री के जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें क्या उनका इंपॉर्टेंस है, उसको समझाने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं, ठीक है। तो इसको किसने एस्टैब्लिश किया था? तो इसको एस्टैब्लिश करने वाले थे हमारे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WCO, ठीक है। ये किस लिए हुआ था? जो पहला सेशन हुआ था कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल 1953 में, उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल कस्टम्स डे। पहला हो गया रिपब्लिक डे, 77th रिपब्लिक डे। दूसरा हो गया हमारा इंटरनेशनल कस्टम्स डे, जिसको कि कल मनाया गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी ऑब्जर्व ईच ईयर ऑन 26 जनवरी। यानी कि दो इवेंट्स तो हमने देख लिया और तीसरा भी जो मन रहा है वो है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। देखिए, क्लीन एनर्जी क्या होता है? क्लीन एनर्जी एक ऐसा टर्म है या फिर हम ऐसे एनर्जी सोर्सेस के बारे में कहते हैं जो कि 0 to 0 या बहुत ही मिनिमम पोल्यूशन कॉज करते हैं। जैसे कि नेचुरल एनर्जी का फॉर्म हो गया, जैसे सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी, ये सारी जो एनर्जी है, तो ये क्या है? ये एज सच कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करती है, या फिर अगर अगर करती भी होगी तो इनका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम होता है, नील के आसपास होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लीन एनर्जी, ठीक है। अब हम इस दिन को क्यों मनाते हैं, जो इंटरनेशनल डे है हमारा? तो देखिए, ये ना एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए हम मनाते हैं कि कैसे क्लीन एनर्जी जो है आगे हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए ये कैसे यूजफुल होने वाली है, इस चीज का एक आपका अवेयरनेस को आपका बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ ये क्लीन एनर्जी का जो यूज हम बढ़ाएंगे, ये हमारे प्लैनेट के लिए ये कैसे बेनिफिशियरी रहेगा, और हमारे जो पॉपुलेशन है जो हमारे अर्थ पे, ठीक है, पीपल जो है उनको कैसे ये बेनिफिट पहुंचाने वाला है। क्यों? क्योंकि इनका जो पोल्यूशन रेट होता है वो 0 to मतलब लाइक वेरी मिनिमम 0 के आसपास ही इनका होता है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट डेट्स वाला जो सेक्शन है वो हो जाता है हमारा खत्म। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ा। पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, दूसरा हुआ हमारा इंटरनेशनल कस्टम डे, तीसरा होता है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ ग्रीन एनर्जी, ठीक है, क्लीन एनर्जी एक्चुअली। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम नेशनल न्यूज के ऊपर। देखिए, कल हमने मनाया रिपब्लिक डे, और कल के उस इवेंट पे हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड्स प्रेजेंट किया है। कितनों को? 270 आर्म्ड फोर्स पर्सनल इंक्लूडिंग 6 पॉस्टमस, ठीक है। यानी कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स होती है हमारे इंडिया में, गैलेंट्री अवार्ड्स मतलब क्या होता है, किनको गैलेंट्री अवार्ड्स दिया जाता है? देखिए, जब भी कोई ब्रेवरी की काम की जाती है ना, आपने कुछ सैक्रिफाइस किया अपने कंट्री के लिए, ठीक है, चाहे आप मिलिट्री सैक्रिफाइस कर रहे हैं या फिर आप सिविलियन सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसी एक अच्छे मतलब फॉर अ गुड डीड, ठीक है, तो उसको हम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स होता है ये आपका 2 कैटेगरी में होता है। पहला ये हो गया आपका मिलिट्री कैटेगरी में, और दूसरा आपका होता है आपका सिविलियन कैटेगरी में, ठीक है। मिलिट्री कैटेगरी में जो सबसे हाईएस्ट आपका गैलेंट्री अवार्ड होता है वो होता है आपका परमवीर चक्र। वो क्या होता है? वो होता है आपका परमवीर चक्र। उसके बाद, ठीक है, अब सिविलियन की बात करें तो हमारा जो हाईएस्ट अवार्ड होता है सिविलियन में वो क्या होता है? वो होता है आपका अशोक चक्र,
ठीक है। तो याद रखेंगे मिलिट्री में सबसे हाईएस्ट होता है परमवीर चक्र, जिसको कि हम शॉर्ट में आप देखेंगे लिखा होता है पीवीसी। अगर किसी डिफेंस पर्सनल का आपने कभी नाम सुना होगा, आप अगर उनका पूरा रैंक के साथ अगर आप पढ़ते हैं, जो कि काफी फेमस रहे हैं, तो उनके नाम के सामने आप कभी कभी पीवीसी भी पढ़ेंगे। तो ये पीवीसी क्या होता है? पीवीसी हो गया आपका वीसी हो गया, वीसी मतलब वीर चक्र हो गया, पीवीसी मतलब हो गया आपका परमवीर चक्र, ठीक है। तो ये सब आपका वीर चक्र जो है वो सबसे मतलब जो थर्ड हाईएस्ट जो होता है, पहला हो गया आपका परमवीर चक्र, ठीक है, फिर महावीर चक्र, उसके बाद आपका हो जाता है वीर चक्र। तो ये आपका मिलिट्री सेक्शन में मिलिट्री आपका गैलेंट्री अवार्ड्स का ये मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया। सिविलियन की अगर हम बात करते हैं, सिविलियन मतलब मोस्टली पीस रिलेटेड, तो सबसे हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड होता है वो होता है आपका अशोक चक्र। वो क्या होता है? वो होता है अशोक चक्र। उसके बाद होता है कीर्ति चक्र, और सबसे ज्यादा मतलब जो थर्ड पे आता है वो होता है आपका शौर्य चक्र, ठीक है। तो ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। अब देखिए किनको किनको मिला है। तो पिछले साल जैसे कि हमने पढ़ा था जून 2025 में, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन थे शुभांशु शुक्ला जी, तो हम सबको पता है कि एक्सियम 4 मिशन के अंदर वो इंडिया के सेकेंड ऐसे बने हैं, जो कि पर्सन बने हैं जो कि स्पेस में गए हैं आफ्टर राकेश शर्मा। तो उनको यानी कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से उनको सम्मानित किया है, किसमें? सिविलियन का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड न्यूज पे। तो ये हो गया हमारा गैलेंट्री अवार्ड का सेक्शन खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं, तो गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिल गए। अभी जो 26 जनवरी को साथ ही साथ पद्मा अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और इस बार कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं? टोटल आपके 131 पद्मा अवार्ड्स आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये अवार्ड्स के बारे में हम जानते हैं। देखिए इंडिया में जो हाईएस्ट आपका सिविलियन अवार्ड हो जाता है, ठीक है। देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ा वो गैलेंट्री में था, ठीक है। तो गैलेंट्री को इससे कंफ्यूज नहीं करना है, वो आपका मतलब ब्रेवरी के टर्म्स में एक मिलिट्री का हो गया, और एक जो नॉन मिलिट्री जो सिविलियन पॉपुलेशन होता है गैलेंट्री ब्रेवरी के टर्म्स में हमारा अशोक चक्र दिया जाता है। ये जो हमारा पद्मा अवार्ड्स है, तो ये मोस्टली सिविलियंस को दिया जाता है उनके एक्सेप्शनल सर्विसेज, जो हमारे किसी भी चीज में, चाहे आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है। तो इन सब में जो है इन सारी फील्ड्स में आपको इन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो हम सबको पता है जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे कंट्री का, तो वो क्या है? वो है हमारा भारत रत्न, है ना। ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, जो कि कन्फर किया जाता है, लेकिन इस बार पद्मा अवार्ड्स दिया गया है। देखिए भारत रत्न के बाद क्या आता है आपका? भारत रत्न के बाद अगर कोई सेकंड हाईएस्ट आता है तो वो होता है पद्म विभूषण। उसके बाद आता है पद्म भूषण, मैं लिख देती हूँ। ये हो गया आपका भारत रत्न, ये हो गया पद्म विभूषण, ये हो गया पद्म भूषण, और ये हो गया पद्मश्री। तो ये जो है ये आपका सीक्वेंस है सिविलियन अवार्ड्स का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा कि पद्मा अवार्ड्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2026 के लिए, तो टोटल 131 अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जिसमें से अगर हम स्पेसिफाई करें तो 5 पद्म विभूषण डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 13 पद्मा भूषण दिए गए हैं, और 113 पद्मश्री दिए गए हैं। टोटल अवार्डीज के जो लिस्ट है, टोटल अवार्डीज जितने हैं सारे कैटेगरीज में, तो उनमें से अगर हम वुमेन की काउंट करें, अगर हम वुमेन की देखें, तो टोटल 19 वुमेन आर अमंग द अवार्डीज ऑफ पद्म भूषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं अमंग द अवार्डीज, यानी कि जितने भी पद्मा अवार्डीज है उसमें टोटल आपके 19 वुमेन भी इंक्लूडेड है, यानी 131 में आपके 19 वुमेन भी है। चलिए अब हम अगर पद्म विभूषण की बात करते हैं, तो कितने जन को मिला है? 5 जन को पद्म विभूषण मिला है। किसको मिला है? पहले एक्टर्स धर्मेंद्र एंड ममूटी को मिला है। धर्मेंद्र जो हमारे वेटरन एक्टर रहे हैं, जो कि आज हमारे बीच नहीं है, तो उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज के.टी. थॉमस, ठीक है। तो इन्हें भी, ये हमारे केरला हाई कोर्ट के पहले ये जज रह चुके हैं, जस्टिस के.टी. थॉमस। इनको 2007 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, और अब 2026 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पॉलिटिशियन वी.एस. अच्युतानंदन, ठीक है, इन्हें भी मिला है। अब हम नेक्स्ट की बात करें, पद्म भूषण की अगर हम बात करें, तो देखिए अलका याग्निक जो कि एक प्लेबैक सिंगर है, उन्हें मिला है। भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं,
उदय कोटक बैंकर, विजय अमृतराज स्पोर्ट्स में उन्हें मिला है, वेलापल्ली नाटेसन, सातावधनी आर, गणेश नोरी, ठीक है। इन सबको जो है और भी कुछ कुछ नाम है, SKM मलाय लंडन, कलीपट्टी रामास्वामी, पालिना स्वामी, तो इन सबको जो है आपको किससे, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। अब पद्म भूषण में हम पॉस्टमस अवार्डीज की बात करें तो हमारे कुछ कुछ पॉस्टमस है, पीयूष पांडे, VK मल्होत्रा एंड शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जो हमारे झारखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इनके बारे में पॉस्टमस किसको दिया जाता है, पॉस्टमस किसको दिया जाता है, जब आफ्टर डेथ आपको पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो उसे हम पॉस्टमसली अवार्ड करना कहते हैं, ठीक है। चलिए पद्माश्री की अगर हम बात करें, पद्माश्री की अगर हम बात करें तो 113 इंडिविजुअल्स को पद्माश्री से उन्हें सम्मानित किया गया है। ये किस किस फील्ड में आपको मिलता है, देखिए आर्ट्स, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, इन सारे कैटेगरीज में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। मेडिसिन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन सारी चीज में भी आपको पद्मश्री अवार्ड किया जाता है। अगर हम स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात हम करें, स्पोर्ट्स कैटेगरी हम बात करें तो रोहित शर्मा जो हमारे क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के, रोहित शर्मा को पद्मश्री अवार्ड किया गया है। हरमनप्रीत कौर जो कि इंडियन वुमेन्स जो नेशनल टीम है उनकी कैप्टन है, उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सविता पुनिया उन्हें भी किया है। प्रवीण कुमार, बलदेव सिंह एंड के पजानीवेल, इन्हें भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में पद्मश्री इन्हें अवार्ड किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, तो कल तो हमारा पद्मा अवार्ड्स तो प्रेसिडेंट ने, गैलेंट्री अवार्ड्स भी प्रेसिडेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, पद्मा अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कल जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक ग्रंथ कुटीर, कहां पर, राष्ट्रपति भवन में। क्या होता है ये ग्रंथ कुटीर, देखिए अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें, ग्रंथ कुटीर, ग्रंथ क्या होता है, ग्रंथ मतलब जो आपका एंशिएंट लिटरेचर हो गया, एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, बुक्स हो गए, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ग्रंथ कहते हैं। और कुटीर मतलब एक लाइब्रेरी कह सकते हैं, एक छोटा सा रूम कह सकते हैं, छोटा सा घर। लाइब्रेरी हम एक ब्रॉड टर्म्स में हम इसको लाइब्रेरी बोलते हैं, यानी कि ग्रंथ कुटीर मतलब एक ऐसा रूम, एक ऐसा छोटा लाइब्रेरी जहाँ पे ऐसे एंशिएंट स्क्रिप्ट्स को, टेक्स्ट को, आपके बुक्स को वहां पे प्रिजर्व करके रखा गया है। तो ये जो ग्रंथ कुटीर है इसे कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, जो दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वहां पे इस छोटे से लाइब्रेरी को क्या है आपका इनॉग्रेट किया गया है। तो देखिए ये जो आपका लाइब्रेरी बना है ग्रंथ कुटीर, यहाँ पे करीब करीब आपको 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी और करीब 2300 बुक्स आपको इस लाइब्रेरी में प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि मिलेगी, ठीक है। और ये जो कलेक्शंस होंगे ये हमारे जो 11 इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस है, इन सब में ये अवेलेबल रहेगी, आपको मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए ये ग्रंथ कुटीर का जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव हम जान लेते हैं, ये क्यों इनॉग्रेट किया है। तो हमारे इंडिया के जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स है, एंशिएंट टेक्स्ट वगैरह है, तो वो काफी ज्यादा उनको वैल्यूबल माना गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को आज तक वो प्रिजर्व करके रखी है, जो हमारी ट्रेडिशन है जो इतने साल से चलते आ रही है। तो उन सबको जो है एक प्रिजर्व करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया है कि हम इस कल्चर को, हम इस ट्रेडिशन को जो है, जो उन ग्रंथों में लिखी गई है, जो हमारे देश में चलते आ रही है, जो हमारे मेन कल्चर का पार्ट है, तो उसको हमें प्रमोट करना है। साथ ही साथ जो हमारा लिटरेरी हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज को तो हम प्रमोट करेंगे ही इससे, पर जो हमारा लिटरेरी हेरिटेज है हमें उसे भी प्रमोट करना है, ठीक है, इस लाइब्रेरी के इनिशिएटिव से, ठीक है। साथ ही साथ ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो आइडिया है उसको भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगी। और हम देखें हमने ये भी पढ़ा कि इसे हमारे जो इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज 11, तो उसमें भी इन्हें अवेलेबल कराया जाएगा। ये हमारे जो इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस है उन्हें भी प्रिजर्व एंड प्रमोट करने के लिए जो है हम इस इनिशिएटिव को हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं ट्रक्स ऑन ट्रेन्स, ठीक है। ट्रक्स ऑन ट्रेन्स क्या है ये ट्रक्स ऑन ट्रेन्स, देखिए हम इसके नाम से ही हम समझ जाते हैं, अगर हम ब्रेक करें इसे तो नाम से ही ट्रक्स ऑन ट्रेन, यानी कि ट्रेन में ट्रक, ठीक है। तो ये देखिए ये इंडियन रेलवेज ने एक नया मॉडल इनिशिएट किया है ट्रक्स ऑन ट्रेन, जिसमें से
ऐसी ट्रेन्स या फिर जैसे हमारी गुड्स ट्रेन होती है ना, तो उनका काम क्या होता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसपोर्ट कराना। तो ये जो ट्रक्स ऑन ट्रेन इनिशिएटिव है, जो कि इंडियन रेलवेज ने इनिशिएट किया है, लॉन्च किया है, इसमें क्या होने वाला है कि ट्रेन में ही हम ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। किसके थ्रू? एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि इसको हम डीएफसी भी बोलते हैं, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है डीएफसी, उसके थ्रू जो है हम इस मॉडल को लेके आए हैं, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है ट्रक्स ऑन ट्रेन, ठीक है। इससे क्या होने वाला है, देखिए, इससे जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट जैसे कि जो हमारा ट्रक्स का हमने बात की, तो ये सारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये बहुत एफिशिएंटली आपका आगे कैरी आउट होने वाला है। और दूसरा क्या देखेंगे, आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में, जो हमारा रोड पर, क्योंकि सिंस काफ़ी ज़्यादा गाड़ी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपका चाहे कमर्शियल व्हीकल्स हो, चाहे प्राइवेट व्हीकल्स हो, तो उसकी वजह से क्या है ना, आपका एयर पोल्यूशन, जो पोल्यूशन लेवल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इस इनिशिएटिव से क्या है, विथ लेस थोड़ा फ्यूल कंजम्पशन से थोड़ा आपका पोल्यूशन आप कम होगा उससे, तो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह एफिशिएंटली ट्रक्स को जो है आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आप कैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एमिशंस कम होंगे आपके, कंजेशन कम होगा रोड पे, है ना। इतनी व्हीकल्स की पॉपुलेशन की वजह से आप देखेंगे आज के टाइम में ट्रैफिक वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कंजेशन बहुत हो गया है, रोड कंजेशन। और साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है, वो भी मिनिमाइज हो जाएगी एक सर्टेन रेट तक, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा ट्रक्स ऑन ट्रेन इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है। याद रखेंगे, इंडियन रेलवेज ने इसी के थ्रू डीएफसी को लॉन्च किया है, जैसे मैंने बताया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि एक सर्टेन रूट होगा जिससे ये सब कैरी ऑन किया जाएगा। और इसका बेनिफिट्स क्या मैंने बताया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, फ्यूल कंजम्पशन जो है वो घट जाएगा, और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन जो है उसमें भी हम अपने एंड से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे उसको कम करने में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो राजस्थान सीएम रिव्यूज ₹2000 करोड़ प्रोजेक्ट्स अंडर राज उन्नति, ठीक है। क्या है ये राज उन्नति प्रोजेक्ट? देखिए, ये राज उन्नति जो है, ये एक स्टेट लेड इनिशिएटिव है, जिसमें जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स या पॉलिसीज आ रही है, उन पे एक रिव्यू या फिर उन पे एक चेक रखने के लिए कि क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हो रही है, उसको रिव्यू करने के लिए जो है इस राज उन्नति को बनाया है। ये एक स्टेटलेस स्कीम है। कौन से स्टेट के द्वारा? राजस्थान स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो जस्ट एक चेक रखने के लिए कि जितने भी स्कीम्स आपकी मतलब इम्प्लीमेंट कराई जा रही है, क्या वो एक्चुअली में ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही है, या फिर वो सिर्फ एक पेपर वर्क बन के रह गया है, तो उसे क्या है, रिव्यू किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने वहां पे लैंड अलॉटमेंट्स और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया है, जो कि 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं यूजीसी के बारे में। तो हमारी जो यूजीसी है इंडिया में, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो वो क्या, उन्होंने क्या एक नया रूल निकाला है, उन्होंने नोटिफाई किया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ 2026, ठीक है। तो ये अभी काफी ज्यादा चर्चे में है, बहुत ही ज्यादा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो इस जो अभी ये आया है रूल, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो क्या कहना चाहता है, तो उनका ये कहना है कि देखिए, हायर जो एजुकेशन है, जैसे कि आपका कॉलेजेस हो गए, आपकी यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गए, तो वहां पे आप और डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपको एक इक्वालिटी और इक्विटी आपको मेंटेन करके रखना है। तो ये जो न्यूज़ है, जब ये ब्रेकआउट हुआ, जब ये रूल ब्रेकआउट हुआ, तो इस पे बहुत सहमति भी मिली, लेकिन साथ साथ जो है काफ़ी लोग इसे अपोज करने भी आए कि ये सही नहीं है। आपको जो स्पेशली मेन एम ये है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो हायर इंस्टीट्यूशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया, साथ ही साथ यूजीसी ने ये भी बोला है कि एक कमेटी बैठेगी जो कि ये इन डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए या फिर चेक रखने के लिए कमेटी भी बैठाई जाएगी हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की हम बात करते हैं एएससी अर्जुन के बारे में। क्या है ये एएससी अर्जुन? तो हमारी इंडियन रेलवेज में अभी हमने पढ़ा ट्रक्स ऑन ट्रेन के बारे में। अभी हमारी इंडियन रेलवे ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया है। कहाँ पे? जिसका नाम क्या है, विशाखा। पहली बात तो इसका लोकेशन जान लें, तो विशाखापट्टनम जो रेलवे स्टेशन है, वहां पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने एक ह्यूमनॉइड रोबोट को डिप्लॉय किया है उन्होंने, जिसका नाम है आपका एएससी अर्जुन। अर्जुन अर्जुन बोल सकते हैं, चलिए, अर्जुन को उसने लॉन्च किया है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। किस लिए किया है, चलिए हम उसके बारे में जानते हैं।
जो पैसेंजर मूवमेंट है या जितना भी पैसेंजर सर्विसेज वगैरह है, उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए हमने इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया है, यानी कि हमने ह्यूमनॉइड रोबोट को इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है? पैसेंजर सेफ्टी हो गया, पैसेंजर सिक्योरिटी हो गया, सर्विस डिलीवरी वगैरह हो गया, ठीक है? तो ये एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है और ये भी बोला गया है कि ये अकेले नहीं होगा, इसके साथ-साथ एक आरपीएफ पर्सनल भी डिप्लॉय होंगे जब पीक स्टेशन आवर्स होंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? चलिए, आरपीएफ पर्सनल के साथ ये काम करेंगे पीक पैसेंजर मूवमेंट के टाइम, रिफ्लेक्टिंग इंडियन रेलवेज पुश टू यूज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर बेटर एफिशिएंसी एंड पब्लिक कन्वीनियंस, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आते हैं जो कि नेशनल का लास्ट न्यूज़ होने वाला है। इसके बाद हम इंटरनेशनल पे हम इंटरनेशनल सेक्शन अपना स्टार्ट कर देंगे। तो जो ये आखिरी न्यूज़ है नेशनल सेक्शन का, तो वो ये है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पहला सिटी बन गया है, फर्स्ट ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी, ठीक है? तो ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है, वो क्या बन गया है? फर्स्ट ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी, ठीक है? यानी कि लखनऊ में क्या किया है, 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देखिए, पहला जो ये वेस्ट मैनेजमेंट होता है ना, अगर हम इसमें बात करें, तो वेस्ट मैनेजमेंट आपका क्या होता है, पहला अगर हम वेस्ट को अगर क्लासिफाई करें, तो पहला तो हो जाता है आपका ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है? दूसरा हो जाता है आपका इनऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है? तो अब इन्होंने क्या किया है, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, पहली बात इनका क्या बना दिया, ऑर्गेनिक वेस्ट का बना दिया कंपोस्ट, ठीक है? कंपोस्ट बना दिया, फिर इसका बना दिया आपने बायोगैस, ठीक है? तो ये तो आपका कंपोस्ट आपका फर्टिलाइजर्स में यूज हो जाएगा, बायोगैस से आपका फ्यूल जनरेट हो जाएगा, एनर्जी जनरेट हो जाएगा। तो ये हो गया ऑर्गेनिक। सबसे पहले तो सेग्रीगेट करना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को, उसके बाद ऑर्गेनिक को आपने कंपोस्ट में बदला, बायोगैस में बदला। इनऑर्गेनिक वेस्ट में क्या होता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट को आइदर रिसाइकिल किया जाता है ना, या तो आइदर उन वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है या फिर उन्हें कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जैसे आपकी सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, तो वहां पे अगर उन्हें लगता है कि ये चीज उस इंडस्ट्री में ये पर्टिकुलर वेस्ट यूज हो सकता है, तो उस इनऑर्गेनिक वेस्ट को आपको दोबारा से भेज दिया जाता है उन इंडस्ट्रीज में। तो ये एक काफी अच्छा स्ट्रैटेजिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान आपका जो है आपका चल रहा था। ये किसके अंडर हुआ था, आपका स्वच्छ भारत मिशन, जो कि अर्बन एरियाज में। स्वच्छ भारत मिशन तो आपका अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में आपका डिवाइडेड था इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है? ये किस जो लखनऊ का ये हुआ है, ये अचीवमेंट ये किस के अंडर हुआ है, जो शिवारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, तो इसने जो है इसका 700 मेट्रिक टन है कैपेसिटी वेस्ट मैनेजमेंट का, तो इसमें उन्होंने इस अचीवमेंट को सपोर्ट किया है, ठीक है? साथ ही साथ ये जो इनका मिशन था स्वच्छ भारत मिशन के अंडर, इसमें डोर टू डोर यानी कि घर घर जाके वेस्ट कलेक्ट किया गया था, ठीक है? जो कि किससे बढ़ गया था, 96.53% बढ़ चुका था इस पूरे मिशन के अंदर, ठीक है? एंड सोर्स सेग्रीगेशन टू ओवर 70%। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए, लखनऊ, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये सबके लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश जैसा जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पर जो है आपका एक वहाँ के जो सिटी है, उसने एक ऐसा आपका अचीवमेंट शो किया है। चलिए, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, हम इंटरनेशनल सेक्शन पे आते हैं। तो अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है, अभी वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली है। पहला तो रिपब्लिक डे में हमने उन्हें चीफ गेस्ट बुलाया हमने उन्हें, अपने जो टाइज है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। अब जो है एक टाइज, एक दिल्ली समिट होने वाला है, जो कि होगा आपका कौन सा एडिशन, 16th एडिशन होने वाला है आपका इंडिया यूरोपियन यूनियन का समिट। कौन सा एडिशन होने वाला है, 16th एडिशन आपका होने वाला है, ठीक है? तो अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है अपने जो ट्रेड एग्रीमेंट है उनको फाइनलाइज कर रही है। जो हमारे रिलेशनशिप्स है उनके साथ, जो हमारा बीटी है, जिसको कि हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं, उन्हें अपग्रेड करने के लिए, उन पे बात करने के लिए जो है इस सेशन को, सॉरी इस समिट को जो है आपका मतलब ये बैठाया जा रहा है, ठीक है? और साथ ही साथ द मेन फोकस इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए दैट हैज बीन अंडर डिस्कशन फॉर ओवर 20 ईयर्स, ठीक है? देखिए, नेगोशिएशन जो होगा वो ड्यू टू सेंसिटिव इशू होने वाला है। अब यहाँ पे जो हम की फैक्टर्स की अगर हम बात करें, जो की ऑब्जेक्टिव होने वाला है इस समिट का, पहला हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर, ठीक है? एग्रीकल्चर होने वाला है। जो आपकी कार्बन टैक्सेस जो लगता है ना, हमने एक और सेशन में इसके बारे में डिस्कस किया था, क्या होता है ये कार्बन टैक्सेस। तो एग्रीकल्चर हो गया आपका, कार्बन टैक्सेस हो गया, सर्विसेज सेक्टर हो गया, और साथ ही साथ जो कि एक बहुत अभी
टॉपिक है आपका टैरिफ, तो नॉन टैरिफ टैक्सेस उनके बारे में भी, सॉरी नॉन टैरिफ बैरियर्स इनके बारे में भी इस समिट का मेजर ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप हो गया, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इन पे तो बात चलने ही वाला है, और एग्रीमेंट आपका जो ट्रेड एग्रीमेंट है उन पे भी काफी ज्यादा बात होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो तीन न्यूज है वो सिर्फ वन लाइनर्स है, उसमें बहुत ज्यादा आपका डिटेल्स नहीं है, तो पढ़ लेते हैं उसको। Trump walked back remarks on NATO troops in Afghanistan, praising UK soldiers after criticism from European and Australian leaders. Next की बात करें तो Venezuela's interim president Delcy Rodriguez seeks dialogue with the opposition to achieve peace after Maduro's ouster. तो हमें तो पता था कि अभी यूएसए और वेनेजुला का कैसे एक काइंड ऑफ वॉर चल रहा था उनके बीच में, कैसे जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उन्होंने उठा लिया अपने साथ, और मतलब लाइक काइंड ऑफ उन्हें कैप्चर कर लिया, उन्हें और उनकी वाइफ को, जो मडूरो थे वेनेजुला के प्रेसिडेंट, उनको और उनकी वाइफ दोनों को कैप्चर करके वो अपने साथ यूएसए लेके गए। और अभी करंटली जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट है वो कौन है, जो जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम रॉड्रिग्स, वो अभी करंटली इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं, कहाँ के, वेनेजुला के, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है इशाक दर, और बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है मोहम्मद तौहीद हुसैन, तो उन्होंने एक मीटिंग रखा है उनके टाइज को और इनहेंस करने के लिए, चाहे वो आपका मल्टी सेक्टर कोऑपरेशन हो जाए, इकोनॉमिक टाइज हो जाए, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने एक मीटिंग रखा है अपने टाइज को और स्ट्रेंथन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट इवेंट होने वाला है स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला आर्टिकल है वो एक बहुत ही नया स्पोर्ट के बारे में है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, वो है हमारा रोल बॉल वर्ल्ड कप। क्या है हमारा रोल बॉल वर्ल्ड कप, क्या होता है? देखिए पहले तो हम ये आर्टिकल जान लेते हैं। तो सूरत के रहने वाले एक 20 ईयर ओल्ड एथलीट है जिनका नाम है यश अनिल रशिया, तो उन्होंने इस रोल बॉल वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल की है। ये 7th एडिशन हुआ था जो कि दुबई में कंडक्ट कराया गया था। क्या है ये रोल बॉल? देखिए रोल बॉल एक ऐसा स्केट है, पहला रोल बॉल, ठीक है, ये आपके रोलर स्केट्स, जो स्केटिंग जो करते हैं ना, तो ये एक रोलर स्केट्स पे खेला गया ये एक गेम है, और एक सिंगल स्केटिंग का गेम नहीं है। इसमें क्या है कि आपके कुछ कुछ मल्टीपल स्पोर्ट्स भी आपके साथ में खेले जाते हैं, जैसे कि हैंडबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, पासिंग द बॉल जो होता है, तो ये आपका ऑन द रोलर स्केट्स ही आपको ये परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। काफी यूनिक गेम है, और इसका हम एक यूनिक अगर फैक्ट बताएं तो ये नाम से ही लगता होगा कि ये कोई एक फॉरेन कंट्री का लेड गेम है, इनिशिएटेड गेम है, लेकिन ये गेम जो है हमारे इंडिया में इसे बनाया गया है आई थिंक 2003 या 4 में, 3 है मेरे हिसाब से, तो 2003 में इस गेम को इन्वेंट किया गया था, ठीक है। इन्वेंट करने वाले एक इंडियन थे, इंडिया में ही इस गेम का जन्म हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे यश अनिल रशिया है, तो उन्होंने इस जो वर्ल्ड कप हुआ है रोल बॉल का दुबई में, उन्होंने उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम ऑबिचुअरीज की बात करें तो डॉक्टर विलियम फोच लीडर इन स्मॉल पॉक्स एरिडिक्शन डाइज, ठीक है। तो जो हमारे डॉक्टर विलियम है, इनका स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज है जिसमें बॉडीज पे काफी ज्यादा आपका एक काइंड ऑफ चिकन पॉक्स ही होता है, बट चिकन पॉक्स से अलग होता है। आपके स्मॉल स्मॉल मम्स हो जाते हैं आपके बॉडी में, एक ये वायरल डिजीज है, ठीक है। ये एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होता है। तो इनको हटाने के लिए, इनके स्मॉल पॉक्स को के एरिडिक्शन के लिए, इनको हटाने के लिए जो आपके डॉक्टर थे, जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बहुत ही इस पे ग्लोबल लेवल पे जो है इन्होंने काफी हेल्प किया था, तो उनका अब निधन हो चुका है। उनके बारे में अगर हम जाने तो ये फॉर्मर सीडीसी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और इन्हें 2012 में यूएस मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला है, ठीक है। चलिए ये हो जाते हैं कुछ करंट अफेयर रिविजन के क्वेश्चन, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला, डॉक्टर विलियम फेज इज बेस्ट नोन फॉर हिज रोल इन, अभी हमने पढ़ा किसके लिए, फॉर आर्किटेक्टिंग द ग्लोबल स्मॉल पॉक्स एरिडिक्शन एफर्ट, ठीक है, एरेडिकेशन एफर्ट, जिसको हम एरेडिकेशन एफर्ट भी कहते हैं। चलिए असर्शन रीजन के हम क्वेश्चन करते हैं। द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2026 आर उर्सुला वॉन डेर लेन एंड एंटोनियो कोस्टा, सही है।
चलिए, द 2026 रिपब्लिक डे थीम फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशन। ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज एसोसिएटेड विद रिपब्लिक डे 2026। तो क्या था हमारा थीम? जो हमारा थीम था विकसित भारत, जो हमने पढ़ा था ना 2047 का जो विकसित भारत इनिशिएटिव है, और भारत यानी कि लोकतंत्र की मातृका, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये था हमारा किसका थीम? हमारा थीम था हमारा रिपब्लिक डे 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which historical event is linked to the choice of 26 जनवरी as रिपब्लिक डे। तो हमने एक छोटा सा जिस्ट में हमने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा था, कैसे 1929 के लाहौर सेशन में, है ना, कैसे 1929 के लाहौर सेशन में, जिसको कि किसने हेड किया था, प्रिसाइड किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो क्या था, उन्होंने इस दिन पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया था, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर होगा? कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट लिंक्ड है पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1929। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पद्मा अवार्ड्स ऑफ 2026? 5 पद्मा विभूषण वे अवॉर्डेड, 13 पद्मा भूषण वे अवॉर्डेड, 113 पद्मश्री वर अवॉर्डेड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सारा। टोटल कितना अवार्ड किया गया था? 131, जिसमें से कि हम ब्रेक डाउन करें तो 5 पद्म विभूषण हो जाता है, 5 पद्म भूषण हो जाता है, और 113 पद्मा श्री अवार्ड्स आपके सम्मानित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं बिहार करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि हमारे घटे हैं। तो हमने जाना कि कल 26 जनवरी को पद्मा अवार्ड्स सम्मानित किया गया था कुछ कुछ जो एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं उन्हें। तो देखिए ये तो हमारा हो गया। अब जो रिपब्लिक डे की परेड हुई थी, सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल है हम उसके बारे में जानेंगे, जो रिपब्लिक डे परेड था। तो 6 वुमेन फ्रॉम बिहार मुसहर कम्युनिटी। देखिए बिहार में काफी ज्यादा कम्युनिटीज है, बहुत सारी जाति है, बहुत सारी कम्युनिटीज है, लेकिन उन सारी कम्युनिटीज में अगर कोई एक ऐसा कम्युनिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है आज के टाइम में, तो वो है हमारी बिहार की मुसहर कम्युनिटी, दैट इज द रैट ईटिंग कम्युनिटी, ठीक है। तो 6 वुमेन फ्रॉम दिस कम्युनिटी, ठीक है, इंक्लूडिंग अनीता कुमारी, तो इस रिपब्लिक डे परेड में वो पिंक बसेस को चलाने वाली है, जो कि जो बिहार का जो BSRTC जो है, बिहार का जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो उनमें एक पिंक बस की इनिशिएटिव लॉन्च की गई थी, जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ वुमेन के लिए होंगी, और उनको चलाने वाली या फिर बस में कंडक्टर भी वुमेन होने वाली है, लेकिन कंप्लीटली वुमेन लेड एक बस चलने वाला, ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो इस हमारे रिपब्लिक डे परेड में 6 वुमेन है जो है इस पिंक बस को उन्होंने चलाया है। कहाँ? रिपब्लिक डे परेड में उन्होंने दिखाया है जो है फीमेल ड्राइवर्स फॉर BSRTC वुमेन ओनली सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें तो है हमारी गंडक रिवर के बारे में। तो गंडक रिवर जो है वो हमारे एक ऐसी रिवर बनी है हमारे इंडिया में आफ्टर चंबल रिवर, जिसमें से कि घड़ियाल हैबिटेट पाए गए हैं, ठीक है। यानी कि चंबल रिवर में पहला क्या होता था, जो घड़ियाल की जो हैबिटेट है सबसे ज्यादा इंडिया में पाई जाती है, लेकिन अभी जो है चंबल के बाद अगर कोई एक ऐसा रिवर पाया गया है तो वो है हमारा गंडक रिवर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो बिहार से पद्मश्री किसको मिला है? भरत सिंह भारती फोक म्यूजिक के लिए, विश्व बंधु पॉस्टमस इन्हें मिला है फोक डांस एंड आर्ट के लिए, गोपाल जी त्रिवेदी किसके लिए मिला है? साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। तो हम इस सेशन को आज खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करेंगे इस सेशन को, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।